नमस्कार, मुकाबला में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। पिछले हफ्ते एक अजीब और विचित्र किस्म के मुकाबले की शुरुआत हो गई। क्रिप्टो करेंसी को भयंकर रूप से अपना चुके लोगों को जब यह पता चला कि सरकार शायद एक नया कानून लाने वाली है जिसमें कुछ निजी क्रिप्टो बैन कर दिए जाएंगे, फिर क्या होना था? सारी क्रिप्टो करेंसी एकदम गिर पड़ी, दाम धड़ाम हो गया उनका। लोगों ने जो पैसा लगाया था क्रिप्टो करेंसी में वो पैसा खोने लगे। हालांकि थोड़ा सा वो रिकवर भी हुआ है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्रिप्टो रहेगा कि जाएगा। सरकार का मानना है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है और नियंत्रित करना बहुत जरूरी है, और यह चीज प्रधानमंत्री खुद भी बोल चुके हैं कि गलत हाथों में ना पड़ जाए। तो आज मुकाबला में हमारा सीधा सवाल यह है, क्रिप्टो पर कोहराम बैन किया जाए या नियंत्रित किया जाए, निवेशकों के साथ कैसा सलूक किया जाए। मैं स्वागत करना चाहता हूं हमारे आज के मुकाबला के मेहमानों का। रजत सेठी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, क्रिप्टो से जुड़े हुए जो मामले हैं उसको बहुत बारीकी से देखते हैं। आकाश जिंदल, आप भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इसकी अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा उसके इस विशेष पहलू पर बात करेंगे। रचना रानाडे पार्टनर हैं रचना रानाडे एंड एसोसिएट्स की, आपका भी बहुत बहुत स्वागत रचना जी। और आदित्य सिंह, को फाउंडर हैं क्रिप्टो इंडिया के। ये एक बहुत जरूरी मुद्दा है क्योंकि देश का युवा और बहुत सारे लोग क्रिप्टो से जुड़ गए, और जब उनको यह पता चला कि शायद ऐसा कोई कानून आ जाएगा जिससे निजी क्रिप्टो बैन हो जाएंगे, तो ऐसे में उनको थोड़ा सा दिक्कत हुई। उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा, रणनीति क्या बनाई जाएगी। तो मुकाबला का जो फॉर्मेट है, सब लोगों को शुरुआती वक्तव्य रखने के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। मैं रजत सेठी जी पहले आपसे शुरू करना चाहता हूं, आपका 1 मिनट अब शुरू होता है। संकेत जी, भारत सरकार पहले भी प्रयास कर चुकी है कि इस पूरी स्पेस को ढंग से रेगुलेट किया जाए, और अब समय आ गया है, स्पेशली जबकि वर्ल्ड कप में इतना प्रचार हुआ क्रिप्टो को लेकर, कि अब सरकारें को सजग होना पड़ेगा ताकि निवेशक और जो खुदरा निवेशक हैं, रिटेल इन्वेस्टर हैं, उनके इंटरेस्ट को सिक्योर किया जा सके। मोटी बात यह है कि आज पूरे विश्व भर में करीब 6000 छोटे बड़े क्रिप्टो करेंसीज चलन में हैं, जिसमें से सिर्फ 2 या 3 ही स्टेबल हैं, बाकी सब तो सिर्फ स्पेकुलेशन के लिए आई है मार्केट में, और उसमें कई सारे रिटेल इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान हो सकता है, जिसका प्रभाव सरकार पे भी पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे भी पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार इस समय एक फॉरवर्ड लुकिंग रेगुलेशन को लेकर आना चाहती है, ताकि सेक्टर पे न्यूनतम प्रभाव पड़े, रेगुलेशंस का नेगेटिव प्रभाव पड़े, लेकिन जो छोटे निवेशक हैं उनके इंटरेस्ट को भी सिक्योर किया जा सके। जी आकाश जी, आपका 1 मिनट। जी देखिए, मेरा ये मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाना चाहिए। रेगुलेशन बहुत जरूरी है। देखिए, आज एक विचित्र बात क्या है कि आज किसी बैंक में 500 रुपए की आप एफडी कराते हैं तो वहां रेगुलेटर है आरबीआई। अगर बैंक समय पे इंटरेस्ट नहीं देता तो आरबीआई के पास कंप्लेंट हो सकती है। आज अगर 1000 रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस प्लान लिया जाता है तो वहां पे रेगुलेटर है आईआरडीए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। आज अगर मोबाइल का 150 रुपए का प्लान लिया जाता है तो वहां टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेटर के रूप में बैठी हुई है। 1000 रुपए के म्यूचुअल फंड यूनिट या शेयर लिए जाते हैं तो वहां सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी रेगुलेटर के रूप में बैठा हुआ है। तो मेरा यहां मानना है कि यहां पे एक रेगुलेटर होना चाहिए जो कि डूज एंड डू नॉट बताए सबके लिए। जैसे बाकी मार्केट जो रेगुलेटेड है, जैसे इंश्योरेंस में है, आईआरडीए बताता है कि जो इंश्योरेंस करवाने वाला आया है उसके क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज हैं। समय खत्म हो गया आकाश जी, वापस आएंगे आपके पास ताकि आप विस्तार से अपनी बात कह सकें। रचना रानाडे जी। मुझे लगता है रेगुलेशन तो बहुत ही जरूरी है। इसके पीछे मेरे 2-3 इंपॉर्टेंट कारण हैं। एक तो जो एक स्टैटिस्टिक्स पुल आउट हुआ है अभी, कि अभी एक एवरेज इन्वेस्टर क्रिप्टो में है, उसकी एज 24 साल की है, एंड उस इंसान ने, जो 24 साल का इंसान है, उसने ना एफडी में ना स्टॉक मार्केट में, बट अपनी पहली लाइफ की इन्वेस्टमेंट क्रिप्टो करेंसी में की है। तो अगर ऐसा देश के युवा लड़के और लड़कियां विदाउट अंडरस्टैंडिंग कि इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है, अगर ज्यादा इन्वेस्ट करने लगे तो कहीं आगे जाके ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो सकता है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे हिसाब से, इसीलिए रेगुलेशन आना इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है। आई गेस हमारे और एक गेस्ट ने भी अभी बोला था अबाउट आईपीएल मैचेस में जिस तरीके से क्रिप्टो को पोर्ट्रे किया था, कोई स्टार्स बोल रहे हैं कि इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ वेरीफाइड क्रिप्टो करेंसीज है, कोई बोल रहा है कि ये बहुत सेफ है। देखिए एडवर्टाइजमेंट में फर्क देखिए, एक जो क्रिप्टो एक्सचेंज एडवर्टाइजमेंट चलाता है वो बोलता है क्रिप्टो बहुत सेफ है, और एक जो अपना रेगुलेटर एडवर्टाइजमेंट चलाता है म्यूचुअल फंड्स के बारे में, उस म्यूचुअल फंड्स के एडवर्टाइजमेंट में बोला गया कि इसमें भी वित्तीय जोखिम है, तो आप आराम से इसमें इन्वेस्ट करें। तो ये दो अलग अलग इतने डिफरेंसेस है, इसीलिए मुझे लगता है कि एक कहीं ना कहीं रेगुलेशन आना बहुत जरूरी है। एक है जिस पर नियंत्रण है, रेगुलेशन है, और दूसरी तरफ है कि कोई बिना नियम के कोई चीज चल ही नहीं सकती, सीधी सी बात है, और उसको इस चीज से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए कि क्या कर दिया सरकार ने। आदित्य सिंह, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप किस तरीके से देखते हैं? हम तो इसी तरह से देखते हैं कि रेगुलेशन होना चाहिए, और हम ये चीज तो 2017-2018 से हम यही बात कर रहे हैं कि रेगुलेशन होना चाहिए। कोई भी नया इनोवेशन होता है, कोई भी नई इंडस्ट्री आती है, उसमें दो पहलू होते हैं, अच्छी चीजें भी होती हैं, बुरी चीजें भी होती हैं। गलत काम करने वाले उसके मिसयूज यहाँ पर करते हैं, तो वहां पर गवर्नमेंट का हमेशा ये काम रहता है कि वहां पर वो जो है रेगुलेशन लेके आए। और अभी क्रिप्टो करेंसी स्पेस जिस तरह से बढ़ गई है, पूरी दुनिया में बढ़ी है, भारत में भी बढ़ी है, तो वहां पर एक ऐसा टाइम है जहां पर रेगुलेशन लाने का यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट और अहम टाइम ये रहेगा, ताकि अभी जब इनोवेशन का एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर बाकी जो देश की जो वहां पर कंपनीज हैं वो नेक्स्ट क्रिप्टो के बड़े प्रोजेक्ट्स या क्या चीज हो सकते हैं, नेक्स्ट गूगल, नेक्स्ट फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया के अंदर भी जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके पास भी कम से कम एक गाइडलाइन आनी चाहिए कि अगर क्रिप्टो के अंदर वो कुछ निवेश भी करना चाहते हैं या अपनी कोई नेक्स्ट बिग कंपनीज भी बनाना चाहते हैं, तो एटलीस्ट एक गाइडलाइन और रूल्स एंड रेगुलेशंस उनको यहाँ पर पता हो। तो रेगुलेशन की बहुत ज्यादा डेफिनेटली यहाँ पर नीड जो है अभी यहाँ पर है। जी रजत सेठी, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। देखिए लगभग यहां सब इस बात को लेकर के सहमत हैं कि आप रेगुलेशन लाइए, लेकिन जब बैन या प्रतिबंधित कर देना या प्रोहिबिट जैसे शब्द जब एक कानून में इस्तेमाल होते हैं तो आपको लगता है वो माहौल खराब कर देता है? जैसे क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में आप बैन टाइप की चीज तो कर ही नहीं पाएंगे। नहीं, देखिए जो आप बोल रहे हैं टेक्नोलॉजिकली तो काफी इनफीजिबल है। अभी तक तो एक्सचेंज के माध्यम से लोग अलग अलग तरह की क्रिप्टो करेंसी को खरीद बेच सकते हैं, लेकिन फ्यूचर तो है वो तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ बढ़ रहा है, जिसमें कि एक्सचेंजेस का काम ही खत्म हो जाएगा, पीयर टू पीयर लेवल पे एक्सचेंजेस होना शुरू हो जाएंगे करेंसीज के। इसलिए टेक्नोलॉजी को कैचअप करना सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन मोटे तौर पे जितने भी बड़े अर्थशास्त्री हैं, चाहे वो रघुराम राजन जी हों, चाहे हमारे देश में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर्स हों, सारे लोग यही बोल रहे हैं कि अगर 6000 करेंसी हैं, इसमें कोई अगर 1-2 रुपए की कोई नई करेंसी लॉन्च करता है तो उसमें कोई निवेश करेगा क्यों? सिर्फ इस भावना से कि ये आज 1 रुपए का है, कल 1 लाख रुपए का हो जाएगा तो मैं झटके में पैसा बना लूंगा। ये अपने आप में एक बड़ी फ्लॉड थिंकिंग है। कोई फाइनेंस में एक चीज होती है कि कोई फ्री लंच नहीं है, लेकिन क्या ये एक जो युवा इन्वेस्टर है जिसको मालूम नहीं है कि एक रिटर्न के साथ एक प्रोपोर्शनेट रिस्क जरूर होता है। अब सिर्फ रिस्क को आप इग्नोर कर करके इन्वेस्ट करते चले जाएंगे सिर्फ इस होप में कि ये कहीं ना कहीं जाकर आपको 1 करोड़% रिटर्न दे देगा, 1 लाख% रिटर्न दे देगा, तो ये मूलभूत तौर पे ये गलत है। नहीं, पर मैं रजत इसमें एक बुनियादी सवाल ये है कि क्या सरकार को नहीं मालूम था कि क्रिप्टो करेंसी आने वाली है? क्या सरकार को ये नहीं मालूम था कि ये भविष्य होने जा रहा है? सरकार का पहला जो हमने देखा है ये 2016, 17, 18 में भी जब ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जब सरकार ने इसको बैन कर दिया, मैंने तो सरकार की तरफ से ये भी सुना, उस समय बयान आ रहे थे कि ये एक तरीके का चिट फंड है। आपको लगता है कि हमारी सरकारी समझ में एक कुछ कमी थी कि हमारा पहला रिएक्शन था कि भाई बैन कर दो? उस समय अगर हम नियंत्रित कर लेते तो आज की डेट में बहुत ही परिपक्व किस्म का बाजार बन जाता क्रिप्टो करेंसी का भारत में। नहीं संकेत जी, ये कहना आसान है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी है कि जो पल पल में बदल रही है। इसमें इतना इनोवेशन सिर्फ 2021 में ही हुआ है कि अगर आप 2020 में पॉलिसी सोचते भी तो वो आज रिडंडेंट हो जाती। तो मूल बात यही है कि सरकारों को कुछ तो सोचना चाहिए और एक ऐसी फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि इसमें सारे रिस्क इनोवेशन के भी कवर्ड हो। एक आकाश जी, स्लो नहीं है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि कम से कम बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो आकाश जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्योंकि ये सब तकनीक से जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ वित्तीय मामला नहीं है, ये तकनीक से भी जुड़ा हुआ मामला है। ऐसे में संसद में बैठे
कुछ ऐसे लोग जिनको शायद पूरी तरह, और ये उनको मान लेना चाहिए कि क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में शायद उनको ज्ञान नहीं है या वो थोड़े से अज्ञान है। तो अगर आप कोई कानून बनाएंगे तो पहले आपको एक्सपर्ट्स को लाना पड़ेगा, ना केवल फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स पर टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी। आकाश, देखिए, मेरा यहां ये मानना है सिकेश जी कि यहां रेगुलेशन आना चाहिए, रेगुलेटर होना चाहिए। जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि रेगुलेशन कैसे होगा, लेकिन मेरे हिसाब से रेगुलेशन भी जो है डायनेमिक होना चाहिए। रेगुलेशन में टेक्नोलॉजी है, अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट चाहिए, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट चाहिए, तो वो एक्सपर्ट्स होने चाहिए। मानता हूं कि जरूरी नहीं कि हमारे पार्लियामेंटेरियंस को पूरी नॉलेज हो, लेकिन उसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट्स, उसके अलावा ब्लॉकचेन एक्सपर्ट, हर तरह के एक्सपर्ट्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। उनके एक्सपर्ट से राय ली जाए, कि गाइडेंस उनकी नो हाउ लिए जाए, उस हिसाब से रेगुलेशन बनाया जाए। टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रही हैं, टेक्नोलॉजी में इनोवेशन आ रही हैं। जो इनोवेशन आ रही हैं के हिसाब से जो लॉज एंड रेगुलेशन है उसको डायनेमिक बनाया जाए। रेगुलेशन में भी डायनेमिक बात होती है कि रेगुलेशन को टेक्नोलॉजी के साथ साथ चेंजेस के हिसाब से अपडेट किया जाए, डायनेमिक बनाया जाए। देखिए, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो रेगुलेशन हमें टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाने ही पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। तो रेगुलेशन और रेगुलेटर बहुत जरूरी है, तभी जो है बहुत चलेगा। देखिए, लोगों का करोड़ों लाखों रुपए इस पे लगा हुआ है, उसको हमें एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस में तरीके से चलाना है। तो एक रेगुलेटर जिसके पास हर तरह के एक्सपर्ट अवेलेबल हो, टेक्निकल एक्सपर्ट्स हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हो, और साथ में साथ जो रेगुलेशन और लॉ हो वो डायनेमिक हो, वो होना बहुत जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो पूरी तरीके से बात करेंगे समाधान की, क्योंकि अगर कोई सरकार ये चाहे या कोई ये सोचे कि भाई बैन कर दो, हटा दो, वो हो ही नहीं सकता। मेरे ख्याल से इस कानून में भी वो प्रावधान नहीं है, इसमें भी रेगुलेट करने की बात की जा रही है। तो रेगुलेट हो कैसे, एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि आप कैसे रेगुलेट करेंगे, समाधान की ओर जाने के लिए जरूरी है ये मुकाबला। बने रहिए, अभी हाजिर होते हैं। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मुकाबला के भाग 2 में। मैं रजत सेठी आपसे शुरू करता हूं। अगर आप इजाजत दें, रचना रानाडी जी से पूछना चाहता हूं। रचना जी, आप मुझे ये बताइए कि नियंत्रित करने के लिए भी तो कुछ सुझाव चाहिए होंगे, तो सीधा कानून लाने से पहले क्या सरकार के लिए ये नहीं बनता कि वो थोड़ा सुझाव ले ले कि कैसा रेगुलेशन आए? जैसे फर्ज कीजिए अभी ये बात बोली जा रही है कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट कर दिया जाएगा या बैन कर दिया जाएगा या प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। अब सोचिए जितने लोगों का निवेश है उसमें, वो कहां जाएंगे? तो मुझे इस पे ऊपर ये ऐसे बोलना है कि सबसे पहले, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है ये कहीं पे अभी तक डिफाइंड ही नहीं है बहुत अच्छी तरीके से। कोई भी जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो किया गया ट्रांजैक्शन है, वो अगर पब्लिक लेजर में बहुत सही तरीके से अगर विजिबल है, तो ये प्राइवेट क्रिप्टो के स्पेस में ही नहीं आता है, प्राइवेट क्रिप्टो की डेफिनेशन में ही नहीं आएगा। अगर ये वाला डेफिनेशन उठाया जाए तो ना बिटकॉइन, ना ईटीएच, ना कोई मैटिक है, ये कोई भी इस केस में प्राइवेट क्रिप्टो की डेफिनेशन में ही नहीं बैठेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ये इनके बारे में जानकारी उपलब्ध है। हाँ, अभी एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ मैं आपको कि अगर आप ETH के अगर इथेरियम जो एक प्लेटफॉर्म है उसका टोकन है ETH, राइट? सो अगर आप ETH में लेन देन करते हो तो ether.io करके, etherscan.io करके एक वेबसाइट है, वहां पे आप जाके चेक कर सकते हो कि ये वॉलेट में इतने इतने पैसे ट्रांसफर किए। सो ये पब्लिकली विजिबल चीज होती है, इसमें कुछ ऐसे छुपाने जैसी बात नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दिस एस्पेक्ट इसको एक प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी के डेफिनेशन में शायद नहीं बिठाया जाएगा। ये बहुत जरूरी बात है। आपका ये कहना है कि जो भी कानून आए सबसे पहले तो आप ये बताइए कि प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी क्या है। एग्जैक्टली परिभाषित कीजिए। हर कानून की जो पहली शुरुआत होती है वो है परिभाषा। आपको लगता है ये परिभाषा स्पष्ट है अभी सरकार में? नहीं, अभी तक जितना भी मैंने कुछ पढ़ा है इस चीज के बारे में, तो इसके ऊपर बहुत
अलग अलग ओपिनियंस है, बट जो मेन अभी एक ये विंटर सेशन में जो कोई भी अभी एक प्रस्ताव रखा जाएगा उसमें तो अभी तक प्राइवेट क्रिप्टो ये क्या है ये कहीं पे भी डिफाइंड ही नहीं है। जैसे आपने बोला कि हर एक लॉ में सेक्शन 2 में जनरली हर एक चीज की परिभाषा लिखी होती है, तो सबसे पहला कदम यही होना चाहिए कि डिफाइन करेंगे चीजें, उसके बाद शायद क्लैरिटी और भी अच्छी तरीके से आ जाएगी। ठीक है, मैं आदित्य के पास आना चाहता हूं। आदित्य, आपको क्या लगता है, अगर हम नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए प्रथम कदम क्या हो और समाधान आप किस तरीके से देना चाहेंगे, सुझाव और समाधान? तो यहाँ पर जैसे हमने देखा है कि ये जो अभी ड्राफ्ट बिल है जो किसी ने अभी तक देखा नहीं है, इसका सिर्फ टाइटल और कुछ सेंटेंसेस हैं जो सबने देखे हैं, जिसमें लिखा है कि प्रतिबंध यहाँ पर करना चाहिए, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को प्रोहिबिट करना चाहिए। तो जितना मैं समझता हूँ, अगर आप देखेंगे 2019 के अंदर एक ही अभी तक कमेटी बनी थी, आईएमसी कमेटी, जिसको सुभाष चंद्र गर्ग जी ने हेड किया था। तो वहां पर एक ड्राफ्ट बना था और वो ड्राफ्ट जो था बैनिंग का था कि आप क्रिप्टो करेंसी को बैन करो और सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको लेके आए। लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे क्रिप्टो का अडॉप्शन जो है 2020 के बाद यहाँ पर चालू हो गया। तो अगर आप देखेंगे वो जो ड्राफ्ट था वो एक बेस ड्राफ्ट हो सकता है जिसके ऊपर अभी भी काफी सारे अमेंडमेंट जो है यहाँ पर करे गए हैं। और जो प्रतिबंध की बात आ रही है, अगर आप देखेंगे उस आईएमसी ड्राफ्ट के अंदर वहां पर ये मेंशन किया हुआ है कि ऐसी कोई भी करेंसी जो सेंट्रल बैंक ने या फिर गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है उसको वो प्राइवेट करेंसी मानते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्रिप्टो स्पेस के अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी को हम ऐसा मानते हैं जिसमें आप ट्रैक नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट के व्यू पॉइंट पे ऐसी कोई भी करेंसी जो किसी और गवर्नमेंट ने इशू नहीं करी है उसको प्राइवेट मानते हैं। तो वो एक कंफ्यूजन है जो यहाँ पर है। उसके अकॉर्डिंग जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो टाइटल मेंशन है और जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मेंशन है वहां पर भी जब लिखा है प्रोहिबिट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी, ये तो हो सकता है ये उसी ड्राफ्ट में से पिक किया है और उनका बोलने का मतलब ये है कि आदित्य, अगर मैं आपसे ये पूछूं, देखिए इसमें इसको लेकर के हमेशा एक असमंजस बनी रहती है कि क्रिप्टो है क्या, ये करेंसी है या ये एक एसेट है। अगर तो करेंसी है तो जाहिर सी बात है अगर कोई मुल्क या कोई देश उसके लिए जवाबदेह है तब उसको मान्यता प्राप्त होगी। लेकिन अगर एसेट है तो फिर उसको उस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है। उसमें फिर आपके पास बाकी कई तरीके की एजेंसीज हैं, जैसे आपके पास सेबी हो गई या कोई और आप एजेंसी बना सकते हैं। तो आपको लगता है कि क्रिप्टो की भी परिभाषा लाना बहुत जरूरी है कि इसको आप रुपए की तरह करेंसी समझें या आप इसको एक शेयर की तरह या म्यूचुअल फंड की तरह एक एसेट समझें? हाँ, देखिए ये परिभाषा लाना तो बहुत ज्यादा जरूरी है और जल्दी जब ये ड्राफ्ट एक बार पब्लिक होगा मोस्ट प्रॉब्ली ये क्लियर भी हो जाएगा। देखिए इंडिया में भी जितने लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड कर रहे हैं, कोई भी उसको करेंसी की तरह यूज नहीं कर रहा है। हमारी एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी जो करेंसी है वो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा हमारा पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर बिटकॉइन जो है मेनली लोग जो बाय कर रहे हैं वो एसेट की तरह उसको बाय कर रहे हैं। अगर आप यूएस में भी देखेंगे तो उसको कमोडिटी की तरह आइडेंटिफाई कर लिया बिटकॉइन इथेरियम को, जो CFTC के अंडर आता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पर भी कमोडिटी एसेट की तरह देखते हैं तो सेबी के अंडर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे करेंसी की जरूरत यहाँ पर है भी नहीं इंडिया के अंदर, तो वो तो वैसे ही क्वेश्चन से बाहर यहाँ पर हो जाता है। ये एक बड़ी बात है। मैं आपके पास आना चाहता हूं रजत सेठी, आपको लगता है कि कोई कानून लाने से पहले और उसको पास कराने से पहले एक समिति में, सेलेक्ट कमेटी, अलग अलग संसद में समितियां होती हैं जिसमें बैठ करके इन सब चीजों पे चर्चा हो सकती है और ऐसी समितियों में एक्सपर्ट्स को बुला करके इन परिभाषाओं पर ध्यान दिया जाए कि क्रिप्टो करेंसी है कि एसेट है और दूसरी चीज प्राइवेट क्रिप्टो क्या होता है? आपको लगता है कि ये सारी चीजें स्पष्ट हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे युवा वर्ग के लोग हैं और जैसे कि अभी रचना बता रही थी कि ये 24 वर्ष का एवरेज एज है इन्वेस्टर की, उसको ये सारी चीजें स्पष्ट नहीं है। नहीं, ये बात जो है आपकी बात ठीक है। पार्लियामेंट को भी संज्ञान में लेना चाहिए और पार्लियामेंट की जो फाइनेंस कमेटी है जिसकी अध्यक्षता जयंत सिन्हा जी करते हैं, उस कमेटी ने भी अलग अलग स्तर के एक्सपर्ट्स को बुलाकर उनके साथ डिस्कशन किया है, चर्चा की है। काफी लंबे समय से इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है। स्पेशली जो फाइनेंस की पार्लियामेंट्री कमेटी है उसने इसके ऊपर में डिटेल चर्चा की और अपनी रिपोर्ट भी फाइनेंस मिनिस्ट्री को दी है। साथ ही साथ हमें मालूम है कि जो ब्यूरोक्रेसी लेड कमिटीज बनी है ऐसी गर्ग की, उन्होंने पहले ही भी रिपोर्ट दी थी। जो फरवरी में बिल आया था वो काफी हद तक आउटडेटेड बिल था और प्राइम मिनिस्टर ने जब सिडनी डायलॉग में जो उन्होंने एक कमेंट दिया कि ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि भारत को इफेक्टिव रेगुलेशन के लिए बाकी इसीलिए रजत, मेरा सवाल यही है, अब पता चले इतनी तेजी से तकनीक बढ़ रही है तो आप वित्तीय मुद्दों पर ध्यान देते हुए भले ही एक कानून ले आए
तो फिर वो 3-4 महीने में या 6 महीने में साल भर में बेकार हो जाएगा या पुराना हो जाएगा, फिर आपको उसको अपडेट करना पड़ेगा। हाँ, मैं बोल रहा हूं कि ये देखिए, आज हम एक्सचेंजेस को रेगुलेट करने की कोशिश करेंगे, कल को अगर ट्रांजैक्शंस एक्सचेंज से हट के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की तरफ चला गया फिर, तो ये इनोवेशन तो लगातार होती जा रही है और सरकारों को पहली बार उन इनोवेशंस को कैचअप करने के लिए टेक्नोलॉजी में निवेश भी करना पड़ेगा। हाँ। और जो मैं बता रहा हूं, जो फाइनेंस कमेटी है पार्लियामेंट की, उन्होंने सिर्फ फाइनेंशियल एस्पेक्ट से चीजों को नहीं देखा, हाँ। पर टेक्नोलॉजिकली भी समझने की तकनीक के कोशिश माध्यम करें से कि भी कहां तक हम रेगुलेट इफेक्टिवली कर सकते हैं। हाँ। और यहां तक, इसीलिए आज भी जो कंक्लूजन आया, आज फाइनेंस सेक्रेटरी ने भी एक वक्तव्य दिया कि भाई हम लोग इसको करेंसी तो किसी सूरत में भी नहीं देख रहे। एक लीगल टेंडर, सोना भी लीगल टेंडर नहीं है, चांदी भी लीगल टेंडर नहीं है, इसीलिए क्रिप्टो भी कोई लीगल टेंडर तो भाई सीधी सी बात है, रजत की बात सुन करके और रचना की और आदित्य जी की और संभवतः आकाश जी की भी बात सुन करके ये है कि इसको क्रिप्टो करेंसी ना बुला के इसको आप क्रिप्टो बुलाइए और इसको सरकार इस तरीके से मान्यता दे कि जैसे आपने घर खरीदा या जैसे आपने सोना चांदी खरीद लिया या जैसे आपने शेयर बाजार में निवेश किया, वैन टाइप की चीज की बात करने से पहले कुछ ऐसा किया जाए कि इसको आप नियंत्रित करने की ओर एक कदम उठाएं और सबसे पहले ये सुनिश्चित करें अपनी परिभाषाएं, जो मुझे रचना की बात से समझ में आया, और दूसरी चीज एक ऐसी एजेंसी जिसमें ऐसे लोग हों जो ये जाने कि वो क्या करना चाह रहे हैं और कितनी जल्दी उसको बदल सकते हैं, सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इस पूरे मामले के। क्योंकि आप जान लीजिए कि आज की डेट में कुछ ऐसे लोग कानून बनाएंगे जिनकी एवरेज एज, क्यों रजत, 60 के आसपास होगी, लेकिन इसका उपयोग वो लोग कर रहे हैं जिनकी एवरेज एज 24 के आसपास है। तो ये एज दिक्कत ना, उम्र दिक्कत ना बन जाए, इस तरीके का खुलापन दिमाग में रखना बहुत जरूरी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्रिप्टो करेंसी में अब नहीं बुलाऊंगा इसको, अब ये मेरी सीख रही है इस कार्यक्रम के बाद कि इसको सिर्फ क्रिप्टो बुलाया जाए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से ब्रेक के लिए रोक रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से, जिन्होंने इस मुद्दे पर बहुत कुछ बोला भी है और अब जो आगे सत्र आने वाला है उसमें भी संभवतः बोलेंगी। वक्त है एक ब्रेक का। और मुकाबला के तीसरे भाग में आपका स्वागत है और हम अब बात करेंगे शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मुकाबला में। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं वो ये है कि कितना जरूरी है कि सरकार साफ करे कि क्रिप्टो करेंसी पे उसकी मंशा क्या है। वो इसलिए क्योंकि लिस्ट में तो आ गया कि कानून आएगा, लेकिन उसके बाद से सरकार से कोई स्पष्टीकरण नहीं आया और वहां एकदम त्राहिमाम मच गया। जो अलग अलग एजेंसीज हैं जिसमें क्रिप्टो करेंसी के दाम गिर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से फ्लक्चुएट कर रहे हैं, तो मंशा साफ करना कितना जरूरी है? ये जरूरी इसलिए है और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पे बैन उठाया था, क्रिप्टो करेंसी पे बैन उठाया था, उन्होंने ये कहा था कि आप किसी भी चीज पर पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे ही पाबंदी हटी है, किसी तरीके का फ्रेमवर्क आना बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुना दिया है। आरबीआई चाहती है कि किसी तरीके की इस पे डीलिंग ना हो, और दूसरी तरफ हमारे बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो क्लैरिटी की क्रिप्टो करेंसी, सभी कह रहे हैं करेंसी नहीं होनी चाहिए, कैन नॉट बिकम अ लीगल टेंडर ऑफ एक्सचेंज। सब कह रहे हैं कि इसको एसेट क्लास में डालिए, आप इसको हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट बताइए, आप इसको जो वॉलेटिलिटी है उससे जनता को सेफगार्ड करिए। आप देख रहे थे वर्ल्ड कप T20 के दौरान कितनी सारी एडवर्टाइजिंग हुई है, लोगों को यहाँ तक आकर्षित किया गया है कि आप 100 रुपए दीजिए, आप क्रिप्टो करेंसी में आप डीलिंग कर सकते हैं और आपको 1000% रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो जब तक आप इसमें क्लैरिटी नहीं लाते हैं कि इस पे टैक्स का क्या होगा, कंपोनेंट क्या है, इस पे एक्सचेंज का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेडिंग एक्सचेंजेस को आप रजिस्टर नहीं करते हैं, मार्केट को रेगुलेट नहीं करते हैं, तब तक इस तरीके का जो अनसेफ एरिया है और ग्रे जोन है वो मैं मानती हूँ बेकाबू हो जाएगा और उसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी है। और जो बिल की बात हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी खुद काफी पॉजिटिव लग रहे थे, उनकी बातों से लग रहा था कि प्रोग्रेसिव बिल आने वाला है, पर जहां तक वो जैसे ही पार्लियामेंट्री बुलेटिन में उसको सामने कुछ शब्द आए हैं, उससे एक मार्केट में भी संकट पैदा हुआ है। जी प्रियंका जी, ये
अक्सर बात हो रही है कि सरकार ने एक बार पहले भी इसको बैन किया, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में वो बैन हट गया और आज एक ऐसी स्थिति आ रही है कि फिर कानून लाने की बात हो रही है। ये कितना जरूरी है कि बतौर सरकार ऐसा ना हो जाए कि हम एक नई तकनीक जिसको अलग अलग देश, कुछ देशों ने स्वागत किया है, कुछ देश नियम ला रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम तकनीक से तो मुंह ना फेर लें, बल्कि हमारा जो रणनीति है वो ये हो कि हम एक विनियमित ढंग से, एक रेगुलेटेड तरीके से उसका स्वागत करें ताकि जो लोग हैं उनके साथ बुरा भी ना हो। देखिए, हमें सबसे पहले ध्यान ये देना है कि ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म है। डिजिटल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी जो है वो 21st सेंचुरी का एक इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल है। इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल को यू कैन राइड द वेव और यू कैन गो अगेंस्ट द टाइड। अगर आप बैनिंग की बात करते हैं, कुछ चीजें दुनिया में बैन नहीं हो सकती हैं, वो अंडरग्राउंड चली जाएंगी, जिसकी वजह से आपको ना ट्रांसपेरेंसी मिलेगी, ना आपको किसी तरीके का आप उसको संयम में ला पाएंगे। मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि हमें हेडलॉन्ग उसमें जंप कर देना चाहिए कि हम सब तरफ से हम पॉजिटिव हैं। हमें एक मीडियम रोल लेना पड़ेगा, एक मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, जो खुद आरबीआई के काफी पूर्व गवर्नर्स हैं उन्होंने भी कहा है। यूके हुआ, सिंगापुर हुआ, जापान हुआ, उन्होंने काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसी सामने लाए हैं जहाँ पे उसको कहा है कि ये एसेट क्लास है, ये करेंसी ऑफ एक्सचेंज नहीं हो सकती है, और साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरीके की पाबंदी नहीं लगाई है। तो आप अगर ये प्लेटफॉर्म इस माध्यम से इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप एक्सचेंजेस को रजिस्टर कर सकते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके केवाईसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से उनका ट्रैक हो सकता है, और साथ ही साथ आप उनको भी वीड आउट कर सकते हैं। जब आप एडुकेट करेंगे, आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, आप उन लोगों को भी वीड आउट कर सकते हैं जो फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं या फ्लाई बाय नाइट करेंसी, सो कॉल्ड करेंसीज हैं। आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करें और ब्लॉकचेन से संबंधित क्रिप्टो को आप बैन करें, तो ये आने वाले समय में कि जो एक इकोसिस्टम है उसको डिस्टर्ब कर सकता है। प्रियंका जी, एक सवाल मैं ये पूछना चाहता था कि देखिए, संसद में जो लोग बैठे हैं, जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरीके से इस तकनीक को और उसके जो वित्तीय पहलू हैं उसको ढंग से समझ पाएं। फिर जब ऐसे लोग कानून बना देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अज्ञानता में कानून बन जाए, क्योंकि तकनीक से जुड़ा हुआ मामला ये तो बदलता रहेगा, तो कानून भी बदलते रहना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जरूरी नहीं हो जाता कि संसद अपने पूरे मन और मत से कुछ ऐसा प्रस्ताव रखे कि ये अलग अलग कमिटीज के पास जाए और अच्छे से इस पर चर्चा हो, पूरा समझ करके चर्चा हो, ना कि एक कानून लाके थोप दिया जाए लोगों पर? मैं आपको बताऊं, जब मैं भी क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं भी ज्यादा जानकार नहीं थी, पर मेरे खुद के बच्चों ने उसमें इतना इंटरेस्ट है, उनका इन्वेस्टमेंट नहीं है, इंटरेस्ट है, तब जाकर समझ में आया कि हाउ मच द यूथ इज इन्वेस्टेड एंड इंटरेस्टेड इन इट, और उसी के माध्यम से वो लोग अपने लिए विदाउट द पॉलिसीज एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। तो काफी स्टेक होल्डर्स खुद बन गए हैं, यंग, आई एम टॉकिंग अबाउट पीपल बिलो 40 years ऑफ एज, खुद स्टेक होल्डर्स हो गए हैं, खुद इन्वेस्टर्स हो गए हैं, खुद उसके इकोसिस्टम को इनोवेट कर उसमें आई वुड से नए नए नियम लाकर, नए नए आइडियाज लाकर इनोवेशन चल रहा है जिससे हम कोई अवगत नहीं है। तो सडनली वेदर इट इज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो, हमारी देश की जनता हो, सब लोग उसके बारे में बात तो कर रहे हैं, पर सबके बहुत ही डाइवर्जेंट पॉइंट ऑफ व्यू है। एजुकेशन इन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ब्रिंगिंग पीपल हु आर स्टेक होल्डर्स इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो जब प्रधानमंत्री जी के बोलने के बाद स्टैंडिंग कमेटी ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें स्टेक होल्डर्स को इन्वाइट किया था, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट में आई थी। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई भी पॉलिसी उस जगह से नहीं आएगी जहां पे अज्ञानता हो, उस जगह से आएगी जहां देश के लिए सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ देश की प्रगति भी हो। प्रियंका जी, दो एक बार ऐसा हो चुका है कि कानून लिस्ट हुआ लेकिन उसके बाद कानून लाया नहीं गया क्रिप्टो पर, और इस बार भी वो लिस्ट हुआ है, हमने लिस्ट ऑफ बिजनेस में देखा है, लेकिन पता नहीं है कि वो आएगा या नहीं आएगा। अभी तक सरकार से कोई स्पष्टीकरण भी नहीं हुआ है। आपको क्या लगता है कि कितना जरूरी है कि ये कानून लाया जाए, या आपको क्या लगता है इस सत्र में आ सकता है? सबसे पहले तो ये बजट सेशन से उम्मीद थी कि ये क्रिप्टो करेंसी का बिल आएगा, पर उसके ऊपर बिल नहीं आ रहा था। ग्रे जोन में सब लोग ऑपरेट कर रहे थे, इन्वेस्टर्स को इन्वाइट कर रहे थे, स्टेक होल्डर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स को ले रहे थे, सेलिब्रिटी ब्रांड एंडोर्समेंट्स हो रहे हैं, नॉन स्टॉप एडवर्टाइजिंग हो रही है, किसी तरीके का रेगुलेशन नहीं है। सरकार वाज लुकिंग द अदर वे, ये सोच करके
अगर हम इस पे ध्यान नहीं देंगे ये अपने आप चला जाएगा। पर अब एक $6 बिलियन इंडस्ट्री हो चुकी है देश में ही, और ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यंग इन्वेस्टर्स हैं जो इसमें शामिल हुए हैं। पोस्ट कोविड रिकवरी के बाद भी कितने लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि आपका पीपीएफ हो, आपकी सेविंग्स अकाउंट्स हो, आपकी फिक्स डिपॉजिट्स हो, सब में हमारा रिटर्न्स कम हुए हैं। तो इट बिकम्स एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, बट अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन विच इज अनरेगुलेटेड, जिसकी कोई पॉलिसी नहीं हो, और उसको जल्दबाजी में, हड़बड़ी में अब अगर केंद्र सरकार लाती है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा डिसीजन ना ले ले जो इन्वेस्टर्स के खिलाफ हो, जो हमारा कैपिटल, जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने काफी इसमें पैसा बनाया है और इसको आगे बढ़ा रहे हैं, वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल ऐसे देशों में हो जाए जैसे सिंगापुर, जापान हुआ, यूके हुआ। तो ये सब भी हमें ध्यान देना है। सो इवन इफ वी हैव अ डिस्कशन, एंड वी हैव टू हैव अ फ्री एंड फेयर डिस्कशन जहां पे स्टेक होल्डर्स आर देयर, इन्वेस्टर्स आर देयर, and ultimately policy makers and political parties are involved, so that एक ऐसा policy बने जो progressive हो, dynamic हो और fluid हो। प्रियंका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। Thank you। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मुकाबला जारी रहेगा। इंडिया में भी जितने लोग क्रिप्टो के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं या उसको बाय करके होल्ड कर रहे हैं, कोई भी उसको करेंसी की तरह यूज नहीं कर रहा है। हमारी एग्जिस्टिंग इंडियन रुपी जो करेंसी है वो सफिशिएंट है, बहुत अच्छा हमारा पेमेंट सिस्टम है। यहाँ पर बिटकॉइन जो है, मेनली लोग जो बाय कर रहे हैं वो एसेट की तरह उसको बाय कर रहे हैं। अगर आप यूएस में भी देखेंगे तो उसको कमोडिटी की तरह आइडेंटिफाई कर लिया बिटकॉइन इथेरियम को, जो सीएफटीसी के अंडर आता है। तो यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि अगर यहाँ पर भी कमोडिटी एसेट की तरह देखते हैं तो सेबी के अंडर यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे करेंसी की जरूरत यहाँ पर है भी नहीं इंडिया के अंदर, तो वो तो वैसे ही क्वेश्चन से बाहर यहाँ पर हो जाता है।